नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दाफा न्यूज द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में, और मैं हूं आपके साथ आयुष। राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में आईपीएल 2024 का 19वां मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज खेला जाएगा। एक तरफ जहां संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान प्रचंड फॉर्म में चल रही है, तो दूसरी ओर फाफ डुप्लेसिस की आरसीबी इस सीजन में अभी तक सिर्फ संघर्ष करती हुई ही नजर आ रही है। लेकिन आज के मुकाबले की तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कल हैदराबाद में हुए मुकाबले के बारे में। इसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में होम ग्राउंड पर लगातार दूसरा मुकाबला जीता। टीम ने सीजन के 18वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। चेन्नई सीजन में लगातार दूसरा मैच ऐसा है जो कि हारी है। इस हार के बावजूद सीएसके अगर आप देखेंगे तो पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर बरकरार है, जबकि एसआरएच इस जीत के साथ 5वें नंबर पर पहुंच गई है। अब राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शुक्रवार को हैदराबाद ने पहले टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसमें चेन्नई ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 165 रन का स्कोर बनाया। इसमें 166 रन का टारगेट हैदराबाद ने 18.1 ओवर में 4 विकेट पर हासिल किया। अभिषेक शर्मा आपको बता दें कि इस दौरान प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। और अब चलिए बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले के बारे में। आज दरअसल दोनों टीमों के बीच में खेले गए पिछले 5 मैचों में अगर आप देखेंगे तो 3 मैच ऐसे हैं जिसमें आरसीबी ने जीत हासिल की है, जबकि राजस्थान रॉयल्स केवल 2 मैचों में ही जीत पाई है। वहीं आज जिस स्टेडियम में यह मैच होने वाला है, मतलब सवाई मानसिंह स्टेडियम में, यहां पर इन दोनों टीमों ने अभी तक कुल 8 मैचेस हैं जो कि खेले हैं, और इस मैदान में 4-4 मैच दोनों ने ऐसे हैं जिनमें जीत दर्ज की है। यानी यहां मुकाबला अगर आप देखेंगे तो बराबरी का है। अब सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। इसके अलावा बाउंस के साथ गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है। यहां का आउटफील्ड भी काफी अच्छी है, तेज है, और इस वजह से बल्लेबाजों को अपने शॉट का जो पूरा वैल्यू है वो मिलता है। जयपुर में तेज गेंदबाजों को शुरू में सीम मूवमेंट भी मिलती है। इसके अलावा आईपीएल 2024 में अभी तक के इस मैदान पर 2 मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें दोनों बार पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने मुकाबले को अपने नाम किया है। तो आज फिर से इसी मैदान में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में ये जो मैच है वो होना है। और अब देखना यह है कि आज का ये जो मुकाबला है वो इस मैदान में किस प्रकार का रहने वाला है। और चलिए अब बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए सीधे रुक कर लेते हैं। उमेश शर्मा जी का, एडिटर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्रिकेट ट्रैकर के। उमेश जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका। उमेश जी, सबसे पहले आज के मैच के बारे में जानना चाह रहा हूं। थोड़ा सा आज के मैच के कुछ की फैक्टर्स अगर आप बता दें, या एक्स फैक्टर आपको आज के इस मैच का क्या दिखता है, कैसे आज के इस मैच को पूरा आप देख रहे हैं? आज के मैच के बहुत से की फैक्टर्स हैं, जिनमें से कुछ एक का अगर मैं आपके सामने चर्चा करूं तो उनमें राजस्थान की बॉलिंग से पहले शुरू करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए होम ग्राउंड है। ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, जो कि पिछले मैच में बहुत शानदार परफॉर्म करके आ रहे हैं, 3-3 विकेट लिए थे। उसके अलावा जैसे आपने शुरू में भी जिक्र किया कि बैटिंग के लिए अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा और सेकंड इनिंग्स की तरफ जाएगा, विकेट उतनी ही मुश्किल होती चली जाएगी बैटिंग के लिए। और इसका एक जैसा ये भी है कि बैटिंग पहले करते हुए टीम जो है, मतलब बैटिंग पहले करते हुए सिर्फ 20 मैच जीती है, क्योंकि बैटिंग यहाँ पे अक्सर मतलब फायदा तो मिलता है, लेकिन मुश्किल बड़ी है यहाँ पे बल्लेबाजी। ये पिच जो है बॉलिंग एक तरह से गेंदबाजों के मुफीद रही है यहाँ का, अगर आंकड़ों पे आप नजर डालेंगे। 34 बार जो है, मतलब टीम बाद में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम 34 दफा यहाँ पे जीती हुई है। तो की फैक्टर्स यहाँ पे सबसे बड़ा टॉस टॉस की एक बहुत अहम भूमिका होगी, टॉस की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी कि टॉस जीतकर कैप्टन क्या लेता है और वो अपनी किस स्ट्रेंथ के साथ मैदान पर उतरते हैं। उमेश जी, एक चीज और जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर हम लोग देखें इन दोनों टीमों को, और खासतौर से अगर हम लोग आरसीबी को देखें, तो 4 में से 3 मैच वो हार चुकी है। क्या आपको ये लगता है कि इस मैच में वो दबाव आरसीबी के ऊपर दिखेगा, क्योंकि 3 मैच आप पहले ऑलरेडी लूज कर चुके हैं और आज फिर से आप मैदान पर मुकाबले के लिए हैं? क्या ये प्रेशर आपको दिखता है मैच पे टीम के ऊपर होगा? यकीनन सर, बिल्कुल होगा ये प्रेशर। अगर आप 4 मैच खेल के आ रहे हैं और 3 मैच उनमें से आप हार गए और इस सिर्फ 1 मैच आप जीते हैं। दूसरी बड़ी चीज ये है कि अभी आरसीबी को नए को क्लिक ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि उनकी बॉलिंग जो जिसका जिक्र मैं
कई कई काफी दिनों से कर रहा हूँ। जो रायडू ने भी ये बात कही है एक शो के दौरान, रायडू ने भी इस बात का जिक्र किया, पूर्व क्रिकेट अंपायर रायडू ने, कि बेंगलोर की बैटिंग जो वो हमेशा अंडर पार स्कोर बनाती है और बॉलिंग जो वो अब पार स्कोर चेस करवा भी देती है। जी जी। मतलब ये बड़ा उस बेंगलोर के साथ डिसबैलेंस वाली चीज है, यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। और दबाव निश्चित तौर पर होगा, जो आपने पूछा उसका जवाब ये है कि दबाव तो बहुत जरूरी है, लाजमी होगा। नहीं तो ये जो दबाव उमेश जी आपको लग रहा है कि अगर टीम के ऊपर होगा तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको क्या लगता है, टीम की स्ट्रेटेजी यहां पर क्या होनी चाहिए, किन चीजों पर अभी आपको लगता है कि इस टीम को फोकस करना चाहिए अगर आप ऑलरेडी प्रेशर में हैं या मैच अगर आप ज्यादा लूज कर चुके हैं तो? एक बहुत क्रिकेटिंग का, एक बहुत क्रिकेट एक्सपर्ट भी और फॉर्मर क्रिकेट की एक बहुत बड़ी सेइंग है कि आप बहुत ज्यादा रन बना के बेशक मैच न जीत पाए, जी। लेकिन अगर आप एक एक वाइड मतलब लिमिटेड ओवर क्रिकेट में अगर आप 10 विकेट लेना जानते हैं दूसरी टीम के, और टेस्ट क्रिकेट में भी अगर 20 विकेट लेना जानते हैं दोनों पारियों में, तो निश्चित तौर पर आप मैच को अपने हक में खत्म करते हैं। तो इसमें वही पॉइंट है, बेंगलोर को अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ पर काम करने की बहुत जरूरत है। बैटिंग में तो चलिए आपके पास विराट कोहली है, फाफ डुप्लेसिस है, ग्लेन मैक्सवेल है, वो बड़े बड़े नाम है जो अगर अपने दिन पे आ जाए 200 का स्कोर भी बहुत छोटा लगता है जी। लेकिन बात वही है, बेंगलोर के पास बॉलिंग की स्ट्रेंथ उनका बड़ा कंसर्न है, बॉलिंग जो है उनका सबसे बड़ा कंसर्न अभी बनी हुई है। तो स्ट्रेटजी दबाव के हिसाब से जो स्ट्रेटजी है ना, जो दबाव है पिछले 3 मैचों का, वो बॉलिंग की परफॉर्मेंस उठा के देखें, बॉलिंग में ही आपको दिक्कत हुई है अभी तक, और उसको ही सोचने की जरूरत है उस कॉलम। बिल्कुल। लेकिन उमेश जी अगर एक चीज और मैं जानना चाहूं स्पेसिफिकली इस ग्राउंड की अगर हम लोग बात करें तो इस ग्राउंड में जो मैचेस इन दोनों टीमों के बीच में हुए हैं वहां पर बिल्कुल बराबरी पर ये दोनों टीमें दिखती हैं, मतलब 4 मुकाबले दोनों टीमों में अगर हम लोग देखें 8 मुकाबले टोटल खेले हैं तो 4-4 दोनों ने जीते हैं। आज आपको क्या लग रहा है कि आज कौन आपको इसमें बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है, और अगर वो बढ़त बना रहा है उस टीम को तो फिर उसके पीछे का जो कारण है वो क्या आपको नजर आ रहा है? मुझे राजस्थान रॉयल्स की टीम आज बढ़त बनाती हुई दिख रही है, और उसके पीछे का कारण बहुत क्लियर है। देखें, कॉन्फिडेंट है, प्लेयर्स की फॉर्म लगी हुई है, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो उनका, चाहे बॉलिंग प्लेयर्स हो, युजवेंद्र चहल है, ट्रेंट बोल्ट है, होम कंडीशंस हैं, होम ग्राउंड होगा, और 4-4 का मुकाबला। बेशक एसएमएस जयपुर में 4-4 मैच दोनों टीम जीती हैं 8 आईपीएल मैच खेलने के बाद, लेकिन आज जो है वो पलड़ा जो है राजस्थान रॉयल्स का भारी लग रहा है, क्योंकि उनके बैटर्स फॉर्म में है, बॉलर्स फॉर्म में। रियान पराग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि वो 181 रन 3 मैचों में, और अभी तक 2 मैच में नॉट आउट रहे हैं, वही 181 का एवरेज चला हुआ आ रहा है उनका। तो रियान पराग जैसा एक डिस्ट्रक्टिव बैटर जो जिस फॉर्म में वो आए और जितने सही वक्त पर वो फॉर्म में वापस आए हैं, उनकी फॉर्म बहुत वाकई में काबिल तारीफ है, इसलिए राजस्थान रॉयल्स मुझे ये मैच ले जाती हुई दिख रही है। बिल्कुल। अच्छा एक चीज और जानना चाह रहा हूं मैं जी, बेंगलुरु को अगर हम लोग देखते हैं तो गेंदबाजी डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कोई उस लिहाज से दिखता हो। क्या ये चिंता का सबब आपको लगता है, या उस पर आपको लग रहा है कि इस बार कुछ काम हुआ है, कुछ उसमें इंप्रूवमेंट आपको दिखता है? इसको कैसे आप देखते हैं? मैं सर इसको इस तरह देखता हूँ, आप एक जिक्र करते हैं अल्जारी जोसेफ, एक बॉलर है बेंगलोर में, उन्होंने आईपीएल मिनी ऑक्शन में खरीदे थे, जो कि गुजरात टाइटंस में जब वो खेलते थे तो वो सेकंड चॉइस बॉलर थे। गुजरात टाइटंस में रहते हुए सेकंड चॉइस बॉलर थे। गुजरात टाइटंस के सेकंड चॉइस बॉलर को बेंगलोर खरीदती है 11.25 करोड़ के आसपास की रकम में खरीदती है, ठीक है। यश दयाल की जैसी फॉर्म चल रही थी पिछले आईपीएल में वो सबको पता है, यश दयाल पर आपने 5 करोड़ के आसपास खर्च कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं सर स्ट्रेटजी में दिक्कत है, बॉलिंग कंसर्न अभी भी बेंगलोर अपना पूरी तरह एड्रेस नहीं कर पाई है। जो आपका मेन स्ट्राइक बॉलर जिसको मानते हैं आप, जो इंडिया भी खेलते हैं, मोहम्मद सिराज से ज्यादा विकेट आपके पार्ट टाइमर ग्लेन मैक्सवेल के। आप इससे अंदाजा लगाएं कि बेंगलोर के पास बॉलिंग डिपार्टमेंट जो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, और अगर वो तैयारी के साथ आते हैं, आज अगर तैयारी कुछ दिखती है इस डिपार्टमेंट में तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे नहीं लग रहा कि अगर एक दफा रियान पराग, संजू सैमसन या जोस बटलर के हत्थे चढ़ गए बेंगलोर के बॉलर, तो मुझे नहीं लगता फिर वहां से कोई वापसी है उनकी। एक चीज और उमेश जी, बड़े नाम जो हम लोग देख रहे हैं मैच में, और खासतौर से बेंगलुरु की टीम को जब हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा उस तरीके से किफायती साबित नहीं हो रहे हैं। अब इसका नुकसान क्या आपको लगता है कि उठाना पड़ सकता है, या कोई और वजह आपको लगता है कि बेंगलुरु के साथ आज हो सकती है? ये थोड़ी ऐसी चीजें हैं जो पीछे ले जा रही हैं टीम को, कैसे इसको आप देख रहे हैं? लगभग बात तो बिल्कुल वैसी है कि बड़े नाम आपके पास हैं, फाफ डुप्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, 17.5 करोड़ वाले कैमरन ग्रीन आपके पास हैं, और जिन पर आपने बड़ा बड़ा पैसा खर्च किया, और जिनकी ब्रांडिंग, क्योंकि बेंगलोर का जो माइंडसेट है, अभी आप एक मैच का मैं जिक्र करता हूँ, अंग क्रस रघुवंशी एक मैच में खेले अभी, और उनका डेब्यू मैच था, उन्होंने 50 रन मारे, और 18 साल का वो लड़का। तो
आप टैलेंट में इन्वेस्ट करें बजाय बड़े बड़े नाम और ब्रांड्स की तरफ जाने की भाई ये बंदा है, ये तो एक हम्म। ब्रांड बना हुआ क्रिकेट का। चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, ग्लेन मैक्सवेल हो, XYZ, कोई भी, अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर आप सोचें एक बार उसके पीछे। खैर ग्लेन मैक्सवेल एक ऑलराउंडर है तो उनका तो चलो ये मान लिया जाता है कि अगर बैटिंग से नहीं करके दे रहे हैं तो वो बॉलिंग से करके दे देंगे। लेकिन आउट एंड आउट बैटर से हो गए आपके टॉप ऑर्डर में, रजत पाटीदार हैं। रजत पाटीदार अभी तक 4 मैच में वो खासा कोई बढ़िया ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखी है उनकी कि जिसपे कहा जा सके। तो कहीं ना कहीं वही बात जो पीछे कई दिनों से जिक्र हो रहा है जिस बात का, कि आपको बेंगलोर के लिए जो स्ट्रगल या संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं ना, वो है कुछ नए लड़के, यंगस्टर्स, हम्म। प्लस दिनेश कार्तिक। तो प्लस स्ट्रेटेजीज दिनेश में आपको लगता कार्तिक है कि उमेश तो बढ़िया ये काम वाली कर रही है? और खासतौर से जब हम लोग सिलेक्शंस की बात करते हैं या स्ट्रेटेजी जब हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग थिंक टैंक कहते हैं या जो कोचिंग स्टाफ हम लोग कहते हैं, कौन ज्यादा बेहतर आपको नजर आता है? क्योंकि अल्टीमेटली तो आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी तो आप बेहतर खेल सकते हैं, क्योंकि खिलाड़ी ऑलरेडी आपके पास अच्छे हैं। बेहतर पोजीशन में कौन दिखता है और किसका थिंक टैंक या किसके आपको लगता है कि जो कोचिंग स्टाफ है वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में आपको नजर आते हैं? और इस हिसाब से अगर आप पूछना चाहे ना, तो कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ में मेरे नजदीक मतलब ऐसा है कि राजस्थान रॉयल्स का वहां पर उनके पास कुमार संगकारा है, हम्म। ट्रेवर पेनी है, और भी बहुत से लोग हैं। शेन बॉन्ड है, हम्म। द वन ऑफ द बॉलिंग ग्रेट्स ऑफ हिज टाइम। शेन बॉन्ड न्यूजीलैंड के बहुत शानदार गेंदबाज अपने वक्त में रहे, और उन्होंने 9 साल मुंबई इंडियंस के साथ काम किया। तो राजस्थान रॉयल्स का थिंक टैंक काफी लगता है। और राजस्थान रॉयल्स जब मैदान पे उतरती है ना, तो उनका जो प्लेयर सिलेक्शन होता है, प्लेइंग 11 सेलेक्शन हर मैच के बाद और हर दूसरे मैच से पहले, वो सोच समझ के कुछ मतलब लड़कों को प्लेइंग 11 रखते हैं, सोच समझ के इम्पैक्ट प्लेयर का फैसला करते हैं। लेकिन वो दूसरी चीज यही मुझे जो कमी लग रही है बेंगलोर के साथ, हम्म। बेंगलोर के साथ यही चीज उनके नेगेटिव में जा रही है। जो उनका थिंक टैंक है, मैनेजमेंट है, मेरा नहीं ख्याल वो मतलब कोई स्ट्रेटजी बनाते तो होंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो स्ट्रेटजी नहीं बनाते, पर मेरे को नहीं लगता उनकी स्ट्रेटजी ग्राउंड पे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है। आपने क्या बात की होगी, क्या आपकी ड्रेसिंग रूम टॉक्स रही होंगी? हम्म। चलिए उमेश जी, मुझे लग रहा है शायद कुछ नहीं। और भी बहुत लोग हैं। जी जी उमेश जी, आपकी बात बीच में इंटरप्ट हो रही थी, थोड़ा सा मुझे लग रहा है शायद नेटवर्क का इशू था। एक चीज तो मैं और जानना चाह रहा हूं, क्योंकि इस पिच को जब हम लोग उमेश जी देख रहे हैं तो ये बैट्समैन को ज्यादा सपोर्ट करती हुई दिखती है। क्या टॉस एक बड़ी भूमिका में रहेगा कि भाई कौन सी टीम जीत रही है, या बल्लेबाजी करने के लिए दोनों टीमों का ये फोकस रहेगा कि अगर हम टॉस जीतते हैं तो पहले हम बल्लेबाजी कर लें, क्योंकि चेज करने वाली टीम को थोड़ा सा दिक्कत है यहां पर? क्या इसको मानते हैं एक टॉस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इसमें? सर टॉस महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाएगा, लेकिन टॉस के मुतालिक जो आंकड़े हैं टॉस से संबंधित, वो लगभग बराबर है। क्योंकि टॉस जीतने वाली टीम जो यहाँ पे 28 मैच जीती है और टॉस हारने वाली टीम 26 मैच जीती है। हम्म। तो टॉस का एक फर्क तो होगा, लेकिन उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा कि ऑन अ गिवन डे, यानी जिस दिन आज जैसे कि मैच है, उस दिन पिच का नेचर कैसा है वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। और उसी पिच के नेचर के हिसाब से जो भी कैप्टन होगा, भाई पिच तो स्टडी किया होगा, एक दिन पहले वहां पे पहुंचे, वो 1-2 दिन पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे, तो पिच के नेचर के हिसाब से वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और कोई भी कैप्टन पिच के जो आज पिच की स्थिति होगी उसी हिसाब से वो कैप्टन डिसीजन अपना बनाएगा कि हमें पहले बैटिंग करना है, बॉलिंग करना है, चेज करने जाना चाहिए, ये ड्यू फैक्टर होगा कि नहीं रात में। ये बड़े हम्म। इंपॉर्टेंट फैक्टर टॉस के टाइम पे कैप्टन पहले ही दिमाग में रख के जाएगा टॉस के लिए जाते वक्त। हम्म। बिल्कुल, लेकिन उमेश जी फिर गेंदबाजों को लेकर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए यहां पर? और क्योंकि अगर ये बल्लेबाजों को सपोर्ट कर रही है और शुरुआती जो ओवर होते हैं उसमें तेज गेंदबाज को जो सीम मूवमेंट मिलता है, क्या आपको लग रहा है कि वो जहन में है दोनों तरफ से कप्तानों के, और कुछ वो चीजें या वो स्ट्रेटेजी हमको ग्राउंड पर देखने को मिलेंगी? अगर अगर बेंगलुरु पहले बैटिंग करती है मान के चलिए आप, और फॉर एन इंस्टेंस बेंगलुरु टॉस जीतती है और पहले बैटिंग का फैसला अगर करती है, और प्ले में हमेशा से बहुत अच्छे बॉलर रहे हैं, ना कि सिर्फ आईपीएल में। आप पिछली दाई, पूरी पिछली दाई उठा के देख ले 10 साल की, वो न्यूजीलैंड के लिए बड़े कारगर साबित हुए पावर प्ले ओवर्स में, स्पेशली 1 से और जो 6 ओवर का जो फेज होता है ना, इसमें ट्रेंट बोल्ट ज्यादा घातक होते हैं नई बॉल के साथ। जो उनको इस तरह का सीम और स्विंग मूवमेंट जो मिल रहा होता है वो ज्यादा घातक है। तो बेंगलोर को उनके लिए एक स्पेशल स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगी कि पहले ट्रेंट बोल्ट को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, पहले कुछ ओवर्स में उनको कैसे फेस करना है, वो कैसे वो वक्त निकालना है। क्योंकि वहां पे ट्रेंट बोल्ट अगर डैमेज कर गए, 2 या 3 विकेट निकले आपके पहले 6 ओवर में, तो उससे रिकवर होने में बहुत ना के बराबर है वो रिकवर होने उसके बाद।
अच्छा उमेश जी, अगर दोनों टीमों को हम लोग देखें और खासतौर से एक एक टीम को पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं, अगर हम लोग यहां पर आरसीबी की बात करें तो प्लस माइनस यहां पर आपको उनका क्या दिखता है? मतलब एक प्लस पॉइंट जो आपको लगता है कि फेवर में हो सकता है, एक ऐसी माइनस चीज जो आपको लगता है कि उस पर फोकस होना चाहिए आरसीबी के बारे में, फिर राजस्थान रॉयल्स की बात करते हैं। प्लस पॉइंट आरसीबी का ये है कि उनके पास ओपनिंग जो विराट डू प्लेसिस का ओपनिंग प्लेयर है, नंबर 3 आज जो टॉप ऑर्डर बड़ा अच्छा, वो अगर वो चल जाता है, ये बड़ा प्लस पॉइंट भी है उनके लिए। और क्यों अगर बैटिंग ऑर्डर चल जाता है तो वो बहुत बड़ा स्कोर भी खड़ा कर सकता है। नेगेटिव पॉइंट सर मैं बार बार वही कहूंगा, दोबारा भी वही रिपीट करूंगा कि उनके नेगेटिव पॉइंट उनकी बॉलिंग है, जिस पर उन्हें काम करने की बहुत जरूरत है। अभी तो खैर अब जो है वो वही है, अब तो बीच बीच आईपीएल में तो आप कहीं से ला नहीं सकते, खैर वो अलग बात है। तो अभी तो आपको इन्हीं के साथ करना पड़ेगा और इन्हीं को अपना बेस्ट डिलीवर करना पड़ेगा। और अगर राजस्थान रॉयल्स के बारे में मैं जानना चाहूं, राजस्थान रॉयल्स में क्या दिखता है आपको, प्लस और उनका माइनस? राजस्थान रॉयल्स का प्लस है उनकी टॉप ऑर्डर बैटिंग, और जो उनकी स्ट्राइक बॉलिंग है, ट्रेंट बोल्ट के हाथ में जो है उनकी स्ट्राइक बॉलिंग, ये तो उनका पॉजिटिव। मैं इसको एक ही गिनता हूँ कि उनका टॉप ऑर्डर बैटिंग और टॉप स्ट्राइक बॉलिंग जो है उनका पॉजिटिव है। उनका जो नेगेटिव है ना, कि रियान पराग के बाद बैटिंग वाला पोर्शन जो है, रियान पराग आया आपके पास तीसरे चौथे नंबर पे, आप रियान पराग को लिया है, ऊपर संजू सैमसन, जॉस बटलर या फिर यशस्वी जायसवाल, 3 लोग हैं आपके पास, 4 पे रियान पराग। उसके बाद जो बैटिंग कंसर्न है मिडिल ऑर्डर वाला, यानी लोअर मिडिल ऑर्डर भी आप कह सकते हैं, जो 4 नंबर 5वें नंबर से जो बल्लेबाजी शुरू होती है, वो कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स के लिए एक माइनस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। अच्छा उमेश, बिल्कुल अंतिम सवाल मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स की जो चांसेस हैं वो थोड़े यहां पर ज्यादा दिखते हैं, उसके बहुत सारे कारण भी आपने हमारे दर्शकों को बताए हैं। स्कोर को लेकर के आप क्या कहेंगे कि कितना स्कोर इस पिच के हिसाब से आपको सफिशिएंट लगता है, जिसको चेस करने में दिक्कत है? और आज की अगर स्थिति को हम लोग देखें तो आपको क्या लगता है कि कितना हो सकता है ये? सर स्कोर अगर पिछले दफा ये 191 कुछ स्कोर की चेज मतलब बाद में मतलब बढ़िया तरीके से डिफेंड हो गया था, या फिर तो कुल मिला के अगर आप आज की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंट, अगर आप आज की बात करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 190-95 का स्कोर डिफेंड करने के लिए सफिशिएंट होगा। अगर कोई जो भी टीम पहले बैटिंग करती है अगर वो 190-95 खड़ा कर देते तो बाद में वो डिफेंड करने के लिए एक सफिशिएंट स्कोर होगा कंसीडरिंग पिच। चलिए उमेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस एक्सपर्ट कमेंट के लिए। और अब देखना यह है कि आज का ये जो मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और देखते ये है कि आज के इस मैच में जो जीत है वो किसके नाम होती है। इस खास पेशकश में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही।